Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, अपने इस अप्लाइड साइकोलॉजी के कोर्स के आज इस 18वें सत्र यानी लेक्चर नंबर 18 जिसका टाइटल है आई विटनेस साइकोलॉजी, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो आई विटनेस होता है यानी जो एक चश्मदीद गवाह जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो किस प्रकार से उसमें मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है और कैसे उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, जो रिलायबिलिटी है, उस पर हम मनोविज्ञान के माध्यम से या मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, जो रिसर्चेज हैं, उनका उपयोग करके किस प्रकार से हम आई विटनेस टेस्टिमनी जो होती है, जो उनके द्वारा दी गई किसी भी लीगल प्रोसीजर में जो भी टेस्टिमोनी होती है, जो प्रमाण वो प्रस्तुत करते हैं, जो गवाही वो प्रस्तुत करते हैं, उसको कितना सटीक माना जाए, किस प्रकार से उसको देखा जाए, उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें किस प्रकार से उस आई विटनेस का जो पूरा जो विवरण है, जो ब्यौरा है, उसको किस प्रकार से हम उसमें और उसको बेहतर बना सकते हैं या उसमें हम किस प्रकार से ज़्यादा तथ्यों को सामने ला सकते हैं, इन सभी पे हम आज अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने अपने पूर्व के सत्र में सत्र नंबर 16 में हमने फॉरेंसिक साइकोलॉजी की चर्चा की, जिसमें हमने ये बात कही थी वहाँ पर कि हम अपने इस पर्टिकुलर जो आई विटनेस टेस्टिमनी की वहाँ बात आई थी कि आई विटनेस टेस्टिमनी में किस प्रकार से फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रोल प्ले करते हैं, इसको एनहांस करने में, आई विटनेस टेस्टिमनी को प्रमाणित करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से हम जो विटनेस है, जो चश्मदीद गवाह है, उससे किस प्रकार से हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि और करेक्ट डिटेल्स उससे हम किन प्रोसीजर्स के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, इन सभी पे जो प्रयास करते हैं या जो जिस एरिया में वर्क करते हैं, वो सभी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के क्षेत्र में आता है। और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन एरियाज़ में कार्य करते हैं और इन एरियाज़ के वो एक्सपर्ट होते हैं, और आई विटनेस साइकोलॉजी में उनका एक बहुत, हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आई विटनेस क्या होता है या आई विटनेस कौन होता है। तो आई विटनेस, जिसको हम प्रत्यक्षदर्शी या चश्मदीद गवाह भी आम भाषा में कहते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जिसने किसी क्राइम को ऑब्जर्व किया हो या उसको होते हुए उसने देखा हो, या वो खुद विक्टिम हो या उसने उसको होते हुए देखा है, यानी उसने विटनेस किया है उसको, यानी एन ऑब्जर्वर टू अ क्राइम, जिसने उस क्राइम को देखा हो, उसको ऑब्जर्व किया हो, या फिर खुद वो उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो एज अ विक्टिम, या फिर वो एज अ विटनेस वहाँ पर प्रेजेंट रहा हो। तो इस प्रकार के सभी व्यक्ति जो होंगे वो आई विटनेस की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद जो अगली श्रेणी है, दैट इज़ ऑफ द सस्पेक्ट, यानी वो संदिग्ध व्यक्ति जिसके बारे में वो आई विटनेस या वो जो गवाह होगा वो अपनी गवाही प्रस्तुत करेगा या प्रमाणित करेगा कि उसने इसी व्यक्ति को, इस अमुक व्यक्ति को वहाँ पर देखा था, या वहाँ पर ये क्राइम करते हुए या वो घटना करते हुए इसने उसको वहाँ पर देखा था। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं जो उस घटना को अंजाम देते हैं या जो क्राइम को करते हैं, दे आर नोन एज सस्पेक्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस के द्वारा भी ये माना जाता हो या उनकी थियरी के हिसाब से भी वो एक संदिग्ध की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर हमें एक और बात समझनी होगी कि अमूमन जो क्राइम होते हैं उसमें डायरेक्टली बहुत कम ऐसा होता है कि रेड हैंडेड, जो हम कहते हैं कि कोई जुर्म को करते हुए पकड़ा गया, यानी एट द क्राइम सीन समबडी इज़, हम कह सकते हैं, अरेस्टेड, तो ये बहुत ही रेयरली हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम हो जाता है, उसके बाद उसकी तहकीकात होती है, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है,
और एक पूरा प्रोसेस होता है जो पुलिस के द्वारा या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं या जो भी कंसर्न जुडिशरी बॉडी है वो उसको करती हैं, और वो इस प्रयास को हमेशा इस प्रयास में रहती हैं कि वो आइडेंटिफाई करें सस्पेक्ट्स को, और साथ ही साथ उन सस्पेक्ट्स को वेरीफाई कराएं विद द हेल्प ऑफ आई विटनेस। तो यहाँ पर एनी सस्पेक्ट इज द पर्सन बिलीव्ड बाय पुलिस टू हैव बीन responsible for a crime. The police will investigate to provide evidence to suggest whether or not this person could have caused the crime. यानी कि उस व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को सामने लाने के बाद या उसको हाईलाइट करने के बाद या उसको चिन्हित करने के बाद पुलिस का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है उसकी शिनाख्त कराना, या यूँ कह लीजिए कि ये इंश्योर करना कि इस जिस व्यक्ति ने उनके अनुसार ये क्राइम किया है उसको किस प्रकार से पहचाना जा सके या किस प्रकार से उसके अगेंस्ट सबूत पेश किए जा सकें या साक्ष्य या गवाह या आई विटनेस प्रस्तुत किए जा सके। इसके बाद इसी प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण अंग है दैट इज़ नोन एज लाइनअप। और लाइनअप पुलिस की लैंग्वेज में एक ऐसा शब्द है, या हम इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो भी इस तरह के सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में और उसके कंफर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें लाइनअप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और लाइनअप इज़ अ टर्म फॉर एन आइडेंटिफिकेशन परेड। और जब एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है जिसके तहत वो आई विटनेस है वो एक सस्पेक्ट को पहचानेगा या चिन्हित करेगा, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको लाइनअप की संज्ञा दी जाती है। देन देयर इज अनदर प्रोसीजर दैट इज नोन एज फेशियल कंपोजिट। और ये फेशियल कंपोजिट एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जहाँ पर चश्मदीद गवाह जो जब लाइनअप संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर कोई भी सस्पेक्ट का डायरेक्ट उसका पकड़ा जाना या उसको उस केस से जोड़ पाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस में जो आई विटनेस जो वहाँ पर जिसने या तो खुद उसको एक्सपीरियंस किया है उस क्राइम को या फिर उसने उसको होते हुए देखा है किसी दूसरे के ऊपर, तो ऐसे आई विटनेस उस परपेट्रेटर की या उस क्रिमिनल की, उस ऑफेंडर की वो एक इमेजिनेशन प्रस्तुत करते हैं और उसका जो फेशियल जो उनके पास जो रिजेम्बलेंस होता है, जो मेमोरी होती है, वो उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके आधार पर उसकी मदद से, उनकी इस मेमोरी की मदद से एक फेशियल कंपोजिट तैयार किया जाता है जो कि फ्यूचर में उस प्रकार के जो भी क्रिमिनल्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि फेशियल कंपोजिट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फेस क्रिएटेड बाय अ कंपोजिट सिस्टम यूजुअली फ्रॉम आई विटनेस मेमोरी। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि आई विटनेस की मेमोरी, उसकी याददाश्त के, उसकी स्मृति के आधार पर एक चेहरे का वहाँ पर की संरचना की जाती है जो मैच करता हो कहीं ना कहीं उस सस्पेक्ट से या उस ऑफेंडर से। इसके बाद आई विटनेस एविडेंस इज इन कंजंक्शन विद अदर एविडेंसेस एंड आई विटनेस एविडेंस इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड रिलायबल कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी अपने इस चर्चा में इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के लिए जो कि एक ऑफेंडर के तौर पर जिसको अभी सिर्फ चिन्हित किया गया है, जिसके ऊपर ये शक जाता है, जो कि अभी सिर्फ एक सस्पेक्ट है, यानी जब तक कि उसका कन्फर्मेशन ना हो जाए और वो कन्फर्मेशन एक विश्वसनीय ढंग से ना हो, तब तक हम उस सस्पेक्ट को उस क्राइम से जोड़ नहीं सकते या कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ एक मजबूत केस या एक लॉ के तहत एक मजबूत हम केस दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो आई विटनेस जो मौजूद होता है उसके द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो एक एविडेंस के तौर पर उसको देखा जाता है या एक एविडेंस के तौर पर वो कार्य करता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सस्पेक्ट को एक अभियुक्त बनाने में और उस अभियुक्त को भविष्य में सज़ा दिलाने के लिए ये आई विटनेस का जो पूरा जो हम कह सकते हैं एविडेंस के तौर पर जो प्रामाणिकता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के लिए आई विटनेस जो होते हैं दे ऑल्सो हेल्प द पुलिस
ब्रिंग एन ऑफेंडर टू जस्टिस, यानी कि आई विटनेस का एक और बहुत बड़ा रोल होता है, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई क्राइम किया है, कोई किसी तरह का कोई गलत अनलॉफुल एक्टिविटी की है, देन उस व्यक्ति को सज़ा दिलाना या उसको जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा करना और फिर उसको यह इंश्योर करना कि उसके साथ सही ढंग से उसको कानूनन जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो उसके साथ हो। इसके लिए पुलिस को जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जो मदद की आवश्यकता होती है, जो सपोर्ट, जो कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, दैट इज़ फ्रॉम द आई विटनेस, यानी कि जो व्यक्ति जिसने उस क्राइम को या तो खुद उसके साथ वो क्या क्राइम हुआ है, उसने उसको अनुभव किया है, या फिर उसने उस क्राइम को होते हुए देखा है किसी और के साथ, तो ऐसे व्यक्ति का पुलिस की हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जस्टिस सिस्टम के अनुसार उनको सही ढंग से सज़ा मिल सके। इसके बाद आई विटनेस गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम्स, टेक पार्ट इन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, कंस्ट्रक्ट फेशियल कंपोजिट्स एंड गिव टेस्टिमनी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि हमने जैसा अभी तक बात की कि एक आई विटनेस का कार्य सर्वप्रथम उसको आइडेंटिफाई करना, लाइनअप के थ्रू उस आइडेंटिफिकेशन परेड में उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को पहचानना सबसे पहला कार्य। देन उसके बाद उसके अलावा अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन पा रही है कि वो लाइनअप के द्वारा या इस प्रकार की आइडेंटिफिकेशन संभव नहीं हो पा रही है, देन उसका एक फेशियल कंपोजिट तैयार करवाने में हेल्प करना। एंड देन फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उसको एक पूरे जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको एक सही जगह पर उसकी पहचान करना, ताकि उसकी जो सज़ा है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद आई विटनेस से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है, दैट इज़ ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। और ये हम कह सकते हैं कि आई विटनेस जो भी होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षदर्शी, इनके पास उस क्राइम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक सूचनाएं इनके पास होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी सूचनाएं जो उनके पास मौजूद हैं उनका रिकॉल कराना या फिर उनको रिकॉग्निशन के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान कराना, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो आई विटनेस टेस्टिमनी में जिनका उपयोग होता है। जिसमें पहला है दैट इज़ रिकॉल। रिकॉल एक ऐसा प्रोसीजर है इन विच इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम मेमोरी। यहाँ पर जो आई विटनेस होगा वो अपनी मेमोरी के आधार पर याद करके उस घटना के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में बताएगा और उन सभी तथ्यों को उजागर करेगा अपनी मेमोरी के आधार पर। यानी कि यहाँ पर उसे अपनी मेमोरी में से वो सूचनाएं निकालनी है बाहर, उनको रिकॉल करना है, उनको रिट्रीव करना है। तो ऐसे में जो आई विटनेस है उसका जो कार्य है वो है यहाँ पर टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द क्राइम। सेकेंड इज रिकॉग्निशन, और ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑफ कंपेयरिंग अ फेस विद वन स्टोर्ड इन द मेमोरी। यहाँ पर व्यक्ति सूचनाओं को बाहर ना निकाल कर, यानी उसको प्रत्यक्ष रूप से न बता करके, यहाँ पर वो एक, हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, वो एक प्रकार का मिलान करता है। यानी उसके इमेज में, मेमोरी में जो वहाँ पर पिक्चर उसके पास है उस ऑफेंडर की या उस क्रिमिनल की, वो उसको आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यानी उसके सामने अगर प्रस्तुत की जाएं कुछ तस्वीरें जो कि पॉसिबल सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा अपनी मेमोरी की जो इमेज है उससे, या फिर वो आइडेंटिफिकेशन परेड में उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी वो वहाँ पर उसको पहचान सकता है। तो ऐसे में ये जो रिकॉल और रिकॉग्निशन की जो दो बहुत महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आई विटनेस टेस्टिमनी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद हम जो अगला प्रश्न उठता है वो है द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल। यानी जो रिकॉल की प्रक्रिया एक आई विटनेस के द्वारा की जाती है वो कितनी एक्यूरेट है, हम उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा विश्वसनीय है और वो कितनी ज़्यादा डिटेल उसकी सही है। इस सभी पर
कुछ प्रश्न चिन्ह होते हैं और कहीं ना कहीं इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इससे संबंधित एक स्टडी जो कि यूल एंड कटशेल द्वारा की गई थी, और ये एक सत्य घटना पर आधारित उन्होंने अपनी स्टडी की थी। और इस स्टडी में उन्होंने एक घटना जो हुई थी, ये घटना का पहले मैं आपसे जिक्र करता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि एक शॉपकीपर हम कह सकते हैं, एक स्टोर कीपर था, और वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने वहाँ पर आकर के कुछ ऐसी एक्टिविटी की, कुछ थेफ्ट की वहाँ पर कोशिश की, यानी चोरी करने की उस दुकान में उसने वहाँ पर कोशिश की, उस स्टोर में। और उसके बाद उसके बीच में और जो शॉपकीपर था उसके बीच में हाथापाई हुई। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट एक्ट वहाँ पर जो थीफ वहाँ पर आया था, यानी जो पर्सन जो क्राइम करने वहाँ आया था, उसके पास भी हथियार था और शॉपकीपर के पास भी हथियार था। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो वेपन एक्सचेंज भी हुआ, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई। और दुकान से बाहर आने के बाद शॉपकीपर ने कुछ इस प्रकार से शूट किया कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति था, जो थेफ्ट वहाँ पर कर रहा था, उसको गोली लग जाती है और वो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस पूरे इंसिडेंट में लगभग 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को विटनेस किया था किसी न किसी तरीके से। और उन सभी की जो टेस्टिमनी थी, यानी उनका जो बयान था, वो सभी इस स्टडी में उसको देखा गया, उसका मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर कुछ फाइंडिंग्स जो आई, उसमें से कुछ प्रमुख फाइंडिंग्स इस प्रकार हैं दैट उस डिटेल्स में जो आई विटनेसेस के द्वारा वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उसमें कुछ एरर्स देखे गए, परंतु वो एरर्स जो थे वो इनफ्रीक्वेंट थे। यानी हर विटनेस के द्वारा जो एरर किया जा रहा था उस सूचना को बताए जाने में या रिकॉल करने में, कहीं ना कहीं वो सभी के द्वारा अलग अलग तरह की गलतियां कर रहे थे वो लोग। और साथ ही साथ ज़्यादातर जो जिन बातों को लेकर के वो गलतियां कर रहे थे, उसमें पहला था कि उस मौके पर जो थीफ था वो क्या कर रहा था, यानी व्हाट काइंड ऑफ एक्शन द थीफ वाज एक्चुअली डूइंग एट द टाइम ऑफ क्राइम। देन शॉपकीपर जो व्यक्ति था जो थीफ के साथ हम कह सकते हैं लड़ाई में एंगेज था, उसने कौन सी एक्टिविटी की या वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा था। उसके बाद जो और लोग वहाँ पर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार की जो डिटेल्स थी, अक्सर इनमें गलतियाँ लोग कर रहे थे बताने में, या इनके जो जानकारियाँ वो दे रहे थे इनमें कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी थी। इसके बाद जो दूसरी ज़्यादातर जहाँ पर गलतियाँ लोगों ने की वो था इन प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स हाइट, वेट, एज, हेयर एंड कलर ऑफ क्लोथिंग। यानी कि इन सभी आई विटनेसेस से जब इस बात का विवरण मांगा गया कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो क्रिमिनल था यानी कि जो थीफ था वो, या वो शॉपकीपर, या फिर अन्य जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जब डिटेल्स, खास करके उनका जो हाइट है या उनका जो एज है या उनका जो पहनावा है, जो उन्होंने पहना हुआ था कपड़े, उसका क्या रंग था और उनके बाल कैसे थे, इस प्रकार की जो डिटेल्स थी उनमें अक्सर वो गलतियां कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं उसमें एरर्स उनसे हो रहे थे। और उसके अलावा एक और कॉमन एरर जो देखने को मिला सभी आई विटनेसेस में, वो था इन डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो वस्तुएं वहाँ आसपास थीं, जो सामान वहाँ पर आसपास पड़े थे, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब वो बता रहे थे या उनके बारे में जब वो रिकॉल कर रहे थे, देन दे वर मेकिंग एरर्स और मिस्टेक्स। तो यहाँ पर ये देखा गया कि यूजुअली उनकी मेमोरी, जो कि वैसे उस घटना को वो ये दावा करते हैं कि उन्हें पूरी तरह से याद है, उन्हें हर एक बात उस समय की, उस घटना की, उससे संबंधित उनको याद है और वो उसको बता सकते हैं, परंतु इस प्रकार की छोटी छोटी फाइन डिटेल्स उनसे अक्सर या तो गलत हो जाती थी या उसका ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन उनके द्वारा हो जाता था। तो इस प्रकार की जो स्टडी थी उससे ये दर्शाया गया कि कहीं ना कहीं जो आई विटनेस टेस्टिमनी है या जो आई विटनेस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कहीं ना कहीं उसके रिकॉल में एरर्स हो सकते हैं और उससे संबंधित
कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं जिनको ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके बाद फर्दर आई विटनेस मेमोरी से संबंधित एक और जो फैक्ट बाद में सामने निकल कर आता है, दैट इज आई विटनेस मेमोरी इज रिटेन्ड इन अ बेटर वे कंपेयर टू अदर मेमोरीज। और ये यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब साइकोलॉजी में जो मेमोरी की स्टडीज़ होती हैं वहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि जो फॉरगेटिंग होती है ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ वेरी फास्ट। यानी कि जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती कुछ घंटों में ही, यानी कि फर्स्ट 24 आवर्स में ही हम इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भाग मिस कर देते हैं या फॉरगेट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या हमारी जो उस घटना से, क्राइम से संबंधित जो मेमोरी है, क्या वो रिलायबल है या क्या वो उतनी एक्यूरेट है या क्या वो उतनी बेटर है कि हमें उस इंसिडेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातें याद रहेंगी या याद रहती हैं। तो इसके बारे में जो स्टडीज़ हुई उनमें कुछ जो फैक्ट्स निकल कर सामने आते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो रेगुलर मेमोरी की स्टडीज़ हैं वो उनसे उसको अलग करती हैं आई विटनेस मेमोरी को। उसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं, जैसे आई विटनेस मेमोरी चूंकि वो एक बहुत ही सीरियस मैटर से जुड़ी रहती है, यानी कि यहाँ पर इस केस में हम कह सकते हैं कि दैट आई विटनेस टेस्टिमनी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ क्राइम, यानी कि वो किसी प्रकार की आपराधिक घटना से संबंधित एक मेमोरी होती है, इसलिए वो इमोशनली बहुत ही चार्ज्ड मेमोरी होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होती है, क्रिटिकल होती है। इसलिए उससे संबंधित जो मेमोरी फॉर्म होती है वो काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू जो अदर हम रूटीन में जो हम मेमोरी टेस्ट या मेमोरी रिसर्चेज में जो मटेरियल याद करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मेमोरी से रिलेटेड ज़्यादातर जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्चेज होती हैं, कहीं ना कहीं उनमें ऐसी मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं जो हमारे लिए उतने क्रिटिकल नहीं होते या हमारे लिए इमोशनली उतने रेलेवेंट नहीं होते। तो इन कारणों से उसके लिए जो हमारी मेमोरी फॉर्म होती है या वहाँ जो हमारी फॉरगेटिंग होती है वो काफ़ी अलग होती है जब हम बात करते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी की। और आई विटनेस टेस्टिमनी में जो मेमोरी हमारी फॉर्म होती है दैट इज़ रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू सच काइंड ऑफ मेमोरीज। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आता है दैट इज़ टेस्टिंग इफेक्ट। और टेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको अपने उसके द्वारा अभी उससे अभी बहुत सी जानकारियाँ लोग मांगेंगे या डिमांड करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको ये आभास होता है कि मुझे अभी बहुत सारी सूचनाओं को बताना है, तो इस वजह से वो रिहर्सल करता है अपने ही माइंड में उस घटना का बार बार, जिसके कारण वो घटना उसके दिमाग में ताज़ा रहती है। और कहीं ना कहीं चूंकि उसे ये मालूम होता है कि इसके बारे में उससे पूछा जाएगा या उसको इसके बारे में फ्यूचर में फिर बताना पड़ेगा, तो इस कारण से ये मेमोरी उसके हम कह सकते हैं ब्रेन में रिफ्रेश रहती है। और इस वजह से ये जो टेस्टिंग इफेक्ट, यानी बार बार जो उससे इस चीज़ को दोहराए जाने की जो अपेक्षा की जाती है, इस कारण से ये जो मेमोरी है ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है उसके हम कह सकते हैं ब्रेन में। और इस वजह से जो आई विटनेस टेस्टिमनी है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी। इसके बाद एक और स्टडी जो की गई इसी क्षेत्र में, दैट वाज अबाउट मेकिंग एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये स्टडी कंडक्ट की गई थी फ्लिन एंड शेफर्ड के द्वारा 1986 में। और इस स्टडी में जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि दैट देयर वाज अ टेंडेंसी टू गिव लोअर एस्टिमेट्स फॉर हैवी एंड टॉलर टारगेट्स बट हायर एस्टिमेट्स फॉर लाइट एंड शॉर्ट टारगेट्स। यहाँ पर इस स्टडी में इन्होंने लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स लिए और इन सभी 500 पार्टिसिपेंट्स को 14 सस्पेक्ट्स दिखाए गए। यानी कि ये एक प्रकार की स्टडी थी जिसमें कि उनके सामने 14 यानी 14 लोगों का उनके सामने विवरण प्रस्तुत किया गया, उन्हें दिखाया गया और उनके बारे में डिटेल्स उन्हें बताई गई। और कहीं ना कहीं इन 14 जो टोटल उनको जो दिखाया गया, जो वीडियो के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, उसमें जो टोटल 14 जो लोग वहाँ पर
उस वीडियो में अवेलेबल थे या उस स्टडी में जो उनको दिखाए गए थे, उनमें से कोई एक सस्पेक्ट था, यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति उसमें से उस क्राइम को करने के लिए जिम्मेदार था। तो उसके बाद उनसे इन 14 जो भी लोगों के बारे में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया या जो मेमोरी उनकी फॉर्म हुई, उसकी डिटेल्स उनसे जब ली गई तो उसमें ये देखा गया कि जो ज़्यादा लंबे लोग थे, ऐसे लोगों की जब हाइट के बारे में पूछा गया तो यूजुअली उनकी हाइट को कम करके बताया गया पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। उनके वेट के बारे में जब पूछा गया तो जो हैवी वेट के लोग थे उनके वेट को यूजुअली कम एस्टिमेट करके पार्टिसिपेंट्स के द्वारा बताया गया। और ठीक ऑपोजिट, यानी कि ऐसे जो सस्पेक्ट्स थे जिनकी हाइट कम थी, उनकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा करके बताया गया पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ऑन एन एवरेज। और साथ ही साथ ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो लोअर वेट के थे, उनके वेट का एस्टिमेशन भी थोड़ा ज़्यादा किया गया। यानी यूं हम कह सकते हैं कि देयर वॉज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एवरेजिंग, जिसको कि हम रिग्रेशन भी कहते हैं, यानी रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन। और इसमें व्यक्ति ये करता है कि वो एक्सट्रीम काइंड ऑफ एस्टिमेट्स बनाने से बचता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एवरेजिंग की तरफ जाता है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। और इस कारण से उसके अंदर ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वो एक ऐसे सस्पेक्ट को जिसकी लंबाई अधिक है, उसको वो थोड़ा सा उसकी लंबाई को कम करके बताता है या एस्टिमेट करता है। और उसके अलावा अगर उसका वज़न ज़्यादा या कम है तो वो अगेन उसकी एवरेजिंग करते हुए उसको उसी के अनुसार ज़्यादा या कम बताता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के जो हमारी जो एस्टिमेशन है, जो आई विटनेस के तौर पर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रभावित ज़रूर होती है। या यूँ कह सकते हैं कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एवरेजिंग द एस्टिमेट्स। तो जो हमारे एस्टिमेट हम बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एवरेजिंग की तरफ बढ़ते हैं। देन another important information related to this is that estimating another person's age is a complex task and depends on the cues available। यानी कि किसी की एज के बारे में एस्टिमेशन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। और बहुत से लोगों को हम कई बार अमूमन सामान्य रूप से भी कोई जब हमारे सामने भी होता है तो हम उसका एज एस्टिमेशन बिल्कुल सटीकता के साथ कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। और इसकी बहुत ही कम संभावना होती है कि हम सामने वाले की एज पूरी तरह से बता पाएँ या पूरी तरह से उसके बारे में हम सही एस्टिमेट लगा पाएँ। और इससे संबंधित एक स्टडी की गई जिसमें यह पाया गया कि दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एज के एस्टिमेशन को प्रभावित करते हैं। उसमें एक है क्लोथिंग, यानी किस प्रकार के कपड़े उस व्यक्ति ने पहने हैं, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, यानी वो किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में या किस परिस्थिति में वो व्यक्ति है, उसके अनुसार भी उसकी जो एज का जो एस्टिमेशन है वो प्रभावित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आई विटनेस टेस्टिमनी से संबंधित, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाते हैं या जो इंक्वायरी, लाइन ऑफ इंक्वायरी जो की जाती है फ्रॉम द आई विटनेस, उसकी जो वर्डिंग है, किस प्रकार के शब्द उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इससे संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी कंडक्ट की गई थी, एंड दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय लॉफस एंड पाल्मर। और इन्होंने एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित एक स्टडी की थी, और इसमें उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि पार्टिसिपेंट्स के सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनकी मेमोरी पे या उनकी रिकॉल पे। तो इसमें उन्होंने ये किया कि सर्वप्रथम जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए पार्टिसिपेंट्स से, या हम यहाँ पर आई विटनेस उनको कह सकते हैं, तो आई विटनेसेस को जब पूछा गया कि जब उसमें ये जो शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें कॉन्टेक्टेड, हिट, बम्प्ड, कोलाइडेड एंड स्मैश्ड, यानी कि ये 5 अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये एक रोड एक्सीडेंट था जो 2 गाड़ियों के बीच में हुआ था। और यहाँ पर जब पहले तरह के जो प्रश्न जिन लोगों से किए गए, यानी अलग अलग ग्रुप बना दिए गए पार्टिसिपेंट्स के, और उसमें ग्रुप ए से पूछा गया जो शब्द था, उसमें जो क्वेश्चन किया गया उनसे, उसमें कॉन्टेक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया गया। ग्रुप बी के लिए
हिट शब्द का इस्तेमाल किया गया, ग्रुप सी के लिए बम्प्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया, ग्रुप डी के लिए कोलाइडेड शब्द का इस्तेमाल किया गया, एंड फॉर ग्रुप ई जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो था स्मैश्ड। यानी कि जो आई विटनेसेस थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। और इन सभी से जो प्रश्न, जो मुख्य प्रश्न था कि आपने जब गाड़ियों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा और इसकी जो वर्डिंग्स थी वो सभी के लिए अलग अलग तरह से इस प्रश्न को प्रस्तुत किया गया। इसमें पहले ग्रुप से पूछा गया कि दैट हाउ यू ऑब्जर्व व्हेन द टू व्हीकल्स कॉन्टेक्टेड, यानी कि जब दो गाड़ियों के बीच में कांटेक्ट हुआ तब आप क्या कर रहे थे या आपने क्या देखा। उसी तरह से अगले जो ग्रुप था उनसे ये प्रश्न किया गया कि जब दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को हिट किया तब आपने क्या देखा या आप उस समय क्या कर रहे थे। उसी प्रकार से सभी ग्रुप से इस प्रश्न को, शब्दों को बदल बदल कर वहाँ पर उनसे पूछा गया। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स इससे निकल कर आते हैं सामने इस स्टडी से, दैट उनको जो वीडियो दिखाया गया था इस स्टडी में उस ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित, बाद में एक हफ्ते के बाद उन सभी पार्टिसिपेंट्स को दोबारा बुलाया गया और वहाँ पर उनसे एक नया प्रश्न किया गया और वो प्रश्न था ब्रोकन ग्लास क्वेश्चन। यानी कि उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वहाँ पर दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, तो ऐसे में जिन लोगों से, जिन आई विटनेसेस से स्मैश्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये रिपोर्ट किया दैट हाँ वहाँ पर ब्रोकन ग्लास उन्होंने देखा, उन्होंने आई विटनेस उसको किया। और सत्यता ये थी उस वीडियो की कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रोकन ग्लास नहीं था, यानी उन दोनों ही गाड़ियों के शीशे टूटते हुए कहीं भी वीडियो में दर्शाए नहीं गए थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि दैट जो व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से उनसे पूछा जा रहा है, जो शब्द उनके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रश्न के रूप में, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं उनकी ओवरऑल मेमोरी को। तो ऐसे में जो फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको यदि हम एक ग्राफ के रूप में देखें, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो पहला है दैट इज कॉन्टेक्टेड, देन हिट, bumped, collided and then smashed। इन शब्दों का जब इस्तेमाल किया गया तो इस क्रम में ये देखा गया कि जो उनकी रिपोर्टिंग थी अबाउट द ब्रोकन ग्लास, यानी ब्रोकन ग्लास को रिपोर्ट करने की जो उनकी टेंडेंसी थी वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इस शब्द की जो अर्थ है वो जैसे जैसे स्ट्रांग होता जा रहा है, वैसे वैसे जो उनकी ब्रोकन ग्लास को रिपोर्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जा रही है। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आई विटनेस है उसकी मेमोरी प्रभावित होती है इस चीज़ से कि उसके सामने कौन से वर्ड्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद एक और आई विटनेस से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एंड दैट इज ऑफ फॉल्स मेमोरी। और फॉल्स मेमोरी जो होती है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी, एक क्लासिकल स्टडी जो कि लॉफस के द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फॉल्स मेमोरी वास्तव में क्या होती है। और फॉल्स मेमोरी उस प्रकार की मेमोरी को हम कहेंगे व्हेन अ मेमोरी दैट इज नॉट रियल और मे बी इनएक्यूरेट ड्यू टू हैविंग बीन अफेक्टेड और क्रिएटेड बाय द वे इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। यानी कि एक ऐसी स्मृति हम उस व्यक्ति के अंदर बना देते हैं जो कि वास्तव में उस घटना से संबंधित ना हो, बल्कि कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो एक हमारे प्रश्न करने की वजह से या उस घटना से संबंधित जो सूचनाएं
वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो भी कई बार एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर देती हैं। अब इसको हम यहाँ पर इस प्रकार की फॉल्स मेमोरी को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास एग्जाम्पल है, और वो है एक ऐसा केस जिसको जाना जाता है फादर पगैनो के नाम से। और फादर पगैनो का जो केस है उसमें ये हुआ कि अमेरिका के एक शहर में एक बार कुछ सीरीज ऑफ थेफ्ट्स होती हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ चोरियाँ होती हैं, सीरियल थेफ्ट्स होती हैं, और ऐसे में जो सस्पेक्ट होता है उसकी तलाश पुलिस को बहुत दिनों से होती है, और जिनके साथ ये थेफ्ट की घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं थ्रू आइडेंटिफिकेशन परेड। और ये भी उस पूरी घटना से संबंधित एक सूचना वहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि जुड़ी हुई थी, और वो महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि जो थीफ है वो कहीं ना कहीं एक प्रीस्ट कॉलर पहनता है, यानी कि जो प्रीस्ट की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, जो एक पादरी होता है एक चर्च का, उसकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, और उस ड्रेस का जो कॉलर है उसको कहीं ना कहीं ये एक लोगों के बीच में इस प्रकार की एक सूचना थी कि दैट जो थीफ है वो उस तरह की कॉलर उसके पास है, या वो उस तरह के कपड़े पहनता है। अब ऐसे में ये हुआ कि पुलिस ने जब आइडेंटिफिकेशन परेड कराई तो ऐसे में वहाँ पर फादर पेगैनो जो थे उनको भी उस आइडेंटिफिकेशन परेड में उन्होंने भी हिस्सा लिया, और बहुत सारे सस्पेक्ट्स ने वहाँ पर बहुत सारे जो आई विटनेसेस थे उन्होंने वहाँ पर फादर पेगैनो को ही आइडेंटिफाई कर लिया एज द थीफ। और यहाँ पर जो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया फादर पेगैनो का, वो केवल इस सूचना के आधार पर कर लिया चूँकि उन्हें ये पता था कि जो थीफ है वो प्रीस्ट कॉलर पहनता है या उसको प्रीस्ट कॉलर में देखा गया है, और फादर पेगैनो चूँकि एक पादरी थे तो उन्होंने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो एक पादरी की ड्रेस होती है। तो ऐसे में उन लोगों ने एक जो फॉल्स मेमोरी उनके अंदर क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने फादर पेगैनो को आइडेंटिफाई किया उस परेड में, और फादर पेगैनो को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। अब इस घटना की सत्यता का पता तब चला जब रियल जो थीफ था उसने आगे चल करके, यानी कि जब ये केस चलने लगा फादर पेगैनो पे, तो उस केस के दौरान ही वो रियल थीफ पकड़ा गया और उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। तो ऐसे में फादर पेगैनो को हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से वो बच पाए, परंतु इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट उजागर हुआ, और वो था फॉल्स मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जो सूचना वहाँ पर लोगों को मिल रही थी दूसरे माध्यमों से, चूँकि वो उस घटना से डायरेक्टली संबंधित नहीं थी, परंतु चूँकि दूसरे लोगों के माध्यम से या दूसरे सोर्सेस से कहीं ना कहीं उन विटनेसेस ने ये सुना या पाया कि जो थीफ है उसका जो कॉलर है, दैट इज़ वो जो कपड़ा पहनता है वो एक प्रीस्ट की तरह कपड़ा पहनता है। तो कहीं ना कहीं इस सूचना का उनकी मेमोरी में उसको जगह मिली इस सूचना को, और ये फॉल्स मेमोरी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, जिसकी वजह से उन सभी आई विटनेसेस ने फादर पेगैनो को उस केस में आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हम देखते हैं कि आई विटनेसेस के इस पूरे जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है या उनका जो पूरा रिकॉल है या जो रिकॉग्निशन है, उसमें फॉल्स मेमोरी किस तरह से एक हम कह सकते हैं कि अनरिलायबल सोर्स के तौर पर सामने आती है। और इससे संबंधित एक क्लासिकल स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाय लॉफस, और उसमें उन्होंने, जो कि एक लॉ की प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो स्टडी की, वहाँ पर एक उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेटर्स थे जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर के, यानी एक रनिंग क्लासरूम है और रनिंग क्लासरूम में प्रोफेसर जब वहाँ पर पढ़ा रहा है और सभी बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन सभी जो बच्चे वहाँ पर जो बैठे हुए थे, देवर ऑल, उनको भविष्य में आई विटनेस के तौर पर वहाँ पर कार्य करना था। और इस तरह की जो भी सिचुएशन क्रिएट की गई, उसमें जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनका एक लीडर था, और वो लीडर, उसके साथ टोटल 8 डेमोन्स्ट्रेटर्स वहाँ पर आए। और वो डेमोन्स्ट्रेटर्स जब वहाँ पर आते हैं तो वो वहाँ पर आने के बाद क्लास बंद करने के लिए प्रोफेसर से वो हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट करते हैं, और ये हीटेड आर्गूमेंट होने के बाद वो क्लास में अफरा तफरी मचाते हैं और
प्रोफेसर का जो सामान होता है उसको भी वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा जो एक इंसिडेंट क्रिएट किया गया इसमें, और इसका जो वीडियो बनाया गया, उसके बाद ये वीडियो उन सभी पार्टिसिपेंट्स को दिखाया गया जिन्होंने इस स्टडी में भाग लिया। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद, जिसमें रियलिटी में उस लीडर के साथ टोटल 8 डेमोन्स्ट्रेटर्स वहाँ पर आए हुए थे, यानी जो नंबर ऑफ, जो हम कह सकते हैं परपेट्रेटर्स, यहाँ पर अगर हम उनको संज्ञा दें तो टोटल 8 थे। तो उनसे जब प्रश्न किया गया इस वीडियो को देखने के बाद, तो उनसे 2 तरह से प्रश्न किए गए। एक तरह की कंडीशन में उनसे जो प्रश्न किया गया वो था कि जो 4 डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे लीडर के साथ, उन्होंने क्या पहना हुआ था। और दूसरी कंडीशन थी जिसमें उनसे कहा गया कि जो 12 डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे विद द लीडर, उन्होंने क्या पहना हुआ था या क्या वो कर रहे थे उस वक्त। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि जो उन लोगों से पूछा गया उनसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था कि उनके अंदर ये फॉल्स इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में इंसर्ट करना, जिसमें पहला है कि नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स 4 है और दूसरा है जिसमें नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स 12 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही संख्याएं, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स जो आए थे 8, उससे अलग है। और ऐसे केस में ये देखा गया कि जो आई विटनेसेस थे जिन्होंने उस वीडियो को देखा था, उनसे जब पुनः 1 हफ्ते के बाद दोबारा इस घटना को लेकर के उनसे कुछ सवाल किए गए, तो उसमें एक प्रमुख सवाल वहाँ पर यह था कि हाउ मैनी डेमोन्स्ट्रेटर्स आपने देखे विद द लीडर, यानी कि लीडर जो उस मूवमेंट को लीड कर रहा था, जो क्लासरूम में जिसने एंटर किया था, उसके साथ कितने टोटल डेमोन्स्ट्रेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। और जिस ग्रुप को 4 डेमोन्स्ट्रेटर्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अमूमन देखा गया कि उन्होंने नियर टू 6 उन्होंने रिपोर्ट किया, और जिन पार्टिसिपेंट से 12 डेमोन्स्ट्रेटर्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने करीब करीब 10 के आसपास उनकी एवरेज रिपोर्टिंग थी। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल उनका एस्टिमेशन था अबाउट द नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स उस इवेंट में, उस घटना में, उस वीडियो में, वो उन्होंने उस नंबर को कहीं ना कहीं एस्टिमेशन उसका चेंज कर दिया डिपेंडिंग ऑन द फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम इन द प्रीवियस इंस्टांस। यानी कि जब पहली बार उनसे प्रश्न किए जा रहे थे, उस समय उनसे जानबूझ करके प्रश्न इस तरीके से किया गया कि उनको ये लगा कि जो टोटल नंबर ऑफ जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो या तो 4 थे या 12 थे, यानी ज़्यादा या कम करके बताया गया। और दोनों ही केसेस में इसका प्रभाव उनकी एक्चुअल मेमोरी पर देखा गया। जब बाद में दोबारा उनसे वही सूचना निकाली गई, कुछ समय के बाद जब उनसे दोबारा यही सूचना मांगी गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसका अंडर एस्टिमेशन किया या फिर ओवर एस्टिमेशन किया टोटल नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स का। तो ये जो पूरी स्टडी जो की गई थी, इसमें ये दर्शाया गया कि किस प्रकार से जो अतिरिक्त सूचनाएं हमें मिलती हैं, जो बाद में हमारे सामने आती हैं या हमें किसी दूसरे माध्यम से मिलती हैं, कैसे हम उनको अपनी इंसिडेंट की मेमोरी से जोड़ देते हैं और बाद में उसको रियल समझने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से फॉल्स मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि जो व्यक्ति होगा, जो आई विटनेस होगा, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं होगा, उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फॉल्स मेमोरी जनरेट हुई है, बल्कि वो बहुत आश्वस्त होगा अपनी उस मेमोरी को लेकर के, और कहीं ना कहीं वो ये पूरी विश्वसनीयता के साथ उस अपनी मेमोरी को प्रस्तुत करेगा या उसको रिकॉल करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि फॉल्स मेमोरी को डिस्टिंग्विश किया जाए फ्रॉम द रियल मेमोरी। तो इसलिए आई विटनेस टेस्टिमनी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट होता है। इसके अलावा मेमोरी ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट चूँकि क्राइम जो होता है या क्राइम की कोई भी जो घटना होती है वो यूजुअली स्ट्रेसफुल होती है, तो ऐसे में जो उससे संबंधित जो मेमोरी होगी वो भी स्ट्रेसफुल होगी। यानी कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट से संबंधित हमारी मेमोरी होती है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती है। और ऐसे में जो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम यहाँ पर उनको देखेंगे।
पहला है दैट पीपल टेंड टू रिकॉल लेस इंफॉर्मेशन इन टोटल and with lower accuracy when they have observed an event under physiological stress. दूसरा, a stressful event can affect memory retrospectively. और अगेन एक और स्टडी की गई थी इससे संबंधित, जिसमें ये देखने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से एक स्ट्रेसफुल इवेंट हमारी आने वाली जो फ्यूचर में जो मेमोरी बनेगी, यानी जो उसके उस घटना के बाद जो मेमोरीज हमारी फॉर्म हो रही हैं, वो किस प्रकार से उसको रिट्रोस्पेक्टिवली उसको अफेक्ट कर सकती है वो स्ट्रेसफुल इवेंट। इसके बारे में एक स्टडी की गई और इस स्टडी में 2 वीडियोस का इस्तेमाल किया गया और एक वीडियो में वायलेंट बैंक रॉबरी दिखाई गई और दूसरे वीडियो में नॉन वायलेंट बैंक रॉबरी दिखाई गई। और ये जो दोनों ही ग्रुप्स थे, अगर हम इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी की संज्ञा दें यहाँ पर, तो ग्रुप ए को वायलेंट बैंक रॉबरी दिखाई गई and group B was shown a video which involved non-violent bank robbery। और जो पहली जो violent bank robbery थी उसके अंदर जो रॉबर्स थे उन्होंने वेपन का इस्तेमाल किया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल किया और वहाँ पर उन्होंने उस बंदूक से एक यंग लड़के को उस बैंक के अंदर शूट किया, उसको उसके हेड में शूट किया, जिससे उसकी डेथ हो जाती है इंस्टेंटली। तो इस प्रकार का एक वीडियो बैंक रॉबरी से रिलेटेड एक बनाया गया। हालांकि ये एक आर्टिफिशियल वीडियो क्रिएट किया गया था, हम कह सकते हैं कि बैंक रॉबरी का एक सीन क्रिएट किया गया था। तो ऐसे में लास्ट में उस पूरे वीडियो में एक इंफॉर्मेशन दी गई थी एंड दैट वाज कि उसके लास्ट में एक जर्सी, फुटबॉल की जर्सी दिखाई गई थी और उस जर्सी के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। एंड फाइनली जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो आई विटनेस के तौर पर जिनको यहाँ पर इस स्टडी में रखा गया था, उनसे इस वीडियो को देखने के बाद जो मुख्य प्रश्न थे उसमें उनसे बहुत सारे प्रश्न किए गए, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो कि जिसका स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो था जो टी शर्ट लास्ट में आपने देखा उस पर क्या नंबर था, ये प्रश्न उनसे किया गया। तो ये दोनों ही तरह की जो वीडियोस उनको दिखाई गई, एक केस में जहाँ वायलेंट बैंक रॉबरी का केस था या वीडियो था, दूसरा जहाँ पर नॉन वायलेंट बैंक रॉबरी का केस था। दोनों ही तरह के वीडियोस में लास्ट में जो टी शर्ट हुई, जो टी शर्ट वहाँ पर प्रस्तुत की गई, उसमें जो नंबर्स थे उसका नंबर उनसे पूछा गया। एंड इट वाज फाउंड कि जो वायलेंट बैंक रॉबरी का वीडियो जिन पार्टिसिपेंट्स ने देखा था, ओवरऑल उन्होंने जो जर्सी के नंबर को करेक्ट रिकॉल था उनका, वो काफ़ी कम था कंपेयर टू दोज पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने नॉन वायलेंट बैंक रॉबरी वीडियो को देखा था। तो ये यहाँ पर हमें इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो एक आई विटनेस के तौर पर अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, उन्होंने जब एक वायलेंट इंसिडेंट को देखा, एक ऐसी घटना को देखा जो उनके लिए स्ट्रेसफुल थी, उसमें उस केस में उनको उसके आगे होने वाली जो सूचनाएं थी या जो आगे होने वाली जो घटनाएं थी, कहीं ना कहीं वो उसको उतनी हम कह सकते हैं प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पाते हैं, या उसकी जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर उसका रीज़न ये देखा गया कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट उन्होंने अभी अभी विटनेस किया, उस वीडियो में देखा, उसकी वजह से जो आगे उनकी मेमोरी बन रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं वो हमारी मेमोरी को रिट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज वेपन फोकस, और ये एक प्रकार की टेंडेंसी होती है जिसमें दिस इज अ टेंडेंसी फॉर एन आई विटनेस टू बी ड्रॉन टू द प्रेजेंस ऑफ अ वेपन ड्यूरिंग क्राइम, जनरली रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिकॉर्ड। और यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि चूंकि वेपन एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे लिए एक अलग तरह का सिग्निफिकेंस होता है, और चूंकि ये हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन में देखी जाने वाली चीज़ नहीं होती, तो ऐसे में जब भी हमारे सामने वेपन प्रेजेंट होता है किसी भी इवेंट में या किसी भी क्राइम वाली घटना में, अगर वेपन वहाँ पर मौजूद है तो हमारा सारा फोकस हम कह सकते हैं कि वो वेपन पर चला जाता है, और ऐसे में जो अदर डिटेल्स होती हैं उस घटना से संबंधित जो अदर हम कह सकते हैं फोकस पॉइंट हो सकते थे वो नहीं होते, और ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन
अदर इंफॉर्मेशंस जो कि मे बी रेलेवेंट हो सकती थी वो वहाँ पर आई विटनेस की मेमोरी में वो नहीं रजिस्टर हो पाती या उन पर उसका ध्यान नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो उसकी मेमोरी फॉर्म हो रही है उस इवेंट या इंसिडेंट या उस क्राइम से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। तो यानी जो उसका सारा फोकस है वो वेपन पर चला जाता है और इसकी वजह से वो बहुत सी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाता है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फीचर होता है आई विटनेस टेस्टिमनी का। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो कॉग्निटिव इंटरव्यू होता है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है जो आई विटनेस हैं उनसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने में। और इसलिए हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड इंटरव्यूज़ यूज़ किए जाते थे पहले, किस प्रकार से उनमें कुछ कमियां होती हैं जो एक कॉग्निटिव इंटरव्यू के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं आजकल, स्पेशली जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट्स इस एरिया में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसके आगे और जो हम कह सकते हैं एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यूज़ जो टेक्निक भी हैं उनका भी इस्तेमाल वो करते हैं। तो स्टैंडर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जहाँ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर स्टाइल की इंटरव्यू होती है और इसमें आई विटनेसेस से इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनसे निकाली जाती हैं, यानी उनसे सीधे प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों का उनसे जवाब मांगा जाता है या लिया जाता है, जिसके माध्यम से उस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो उनसे निकाली जाती हैं। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू यूजुअली जो पुलिस कंडक्ट करती है या इस प्रकार की जो घटनाओं से संबंधित जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यूजुअली वो इस तरह के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटरव्यूज़। लेकिन इसमें जो सूचनाएं निकल कर आती हैं कई बार वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती और उसका एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि चूंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा पूछा जा रहा है और उसको जो रेलेवेंट लगता है और उसका जो ओपिनियन है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, इसलिए कई बार वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो कि मे भी इम्पॉर्टेंट हो सकती थी वो उस आई विटनेस से वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बाहर नहीं निकल पाती। इसी के साथ साथ कई बार हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है विद द आई विटनेसेस। उनको बेहतर रिकॉल कराने के लिए उनको हिप्नोसिस की जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी उनको गुजारा जाता है या उसके थ्रू उनसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। परंतु यहाँ पर फिर एक फ्लॉ होता है हिप्नोसिस में, एंड अगेन चूँकि हिप्नोसिस में समटाइम्स सजेशंस देने का जो प्रोसेस है उसकी वजह से फॉल्स मेमोरी क्रिएट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और ऐसे में हिप्नोसिस अपने आप में कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि वो एक प्रॉब्लम के तौर पर वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हम बेहतर इन्फॉर्मेशन तो निकाल पा रहे हैं परंतु फॉल्स मेमोरी अगर क्रिएट हो गई तो लेटर ऑन वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल मेमोरी एंड द फॉल्स मेमोरी। इसके बाद जो कॉग्निटिव इंटरव्यू होता है that is a modern method of interviewing designed to allow eyewitnesses to recall as much as accurate information as possible about a person, a face, an event, etc. और यहाँ पर उस व्यक्ति को अलाउ किया जाता है, यानी उसको ये मौका दिया जाता है कि वो स्वतः अपने से जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो मौजूद हैं, जो उस इवेंट से रिलेटेड जो मेमोरीज उसके पास हैं, वो उनको फ्रीली रिकॉल करे, वो उनको पूर्णता में बताए और जितना उसको याद आ रहा है, जिस क्रम में याद आ रहा है, वो उस तरीके से उसको फ्रीली बताए वहाँ पर। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव इंटरव्यू में जिसका ध्यान रखा जाता है, दैट इज़ रीइंस्टेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। ये एक ऐसी टेक्निक है कॉग्निटिव इंटरव्यू की वेयर एन ऑब्जर्वर थिंक्स अबाउट द प्लेस इन विच अ क्राइम अकर्ड, यानी कि उस व्यक्ति को वहाँ पर यह कहा जाता है कि आप फिर से अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए, वहाँ अपने आप को फिर से रीइंस्टेट कीजिए उस परिस्थिति में और उसके बाद क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ, उसको आप रिकॉल कीजिए या उसको आप बताइए। इसके बाद देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव इंटरव्यू और वो है फ्री रिकॉल। और फ्री रिकॉल की जो टेक्निक है, इसमें इन दिस टेक्निक ऑफ द कॉग्निटिव इंटरव्यू द ऑब्जर्वर इज आस्क्ड टू रिमेंबर ऑल डिटेल्स नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी कि यहाँ पर
व्यक्ति को ये बताया नहीं जाता कि आपको क्या सोचना है या किस प्रश्न का उत्तर देना है या कौन सी डिटेल पे ज़्यादा फोकस करना है, बल्कि यहाँ पर उसको पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाता है। उसको पूरी तरह से ये उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि यू आर फ्री टू रिकॉल वट एवर डिटेल्स कम्स टू योर माइंड। आप उनको बताइए, आप उनको याद कीजिए और यहाँ पर उनको आप शेयर कीजिए। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है दैट इज़ बीइंग डन इन द कॉग्निटिव इंटरव्यू। इसके बाद रिपीटेड कॉल, देन ये एक ऐसी टेक्निक है वेयर द पर्सन या आई विटनेस इज रिक्वेस्टेड टू रिकॉल इंफॉर्मेशन अगेन, यानी कि एक बार बताने के बाद इन सभी सूचनाओं को उस व्यक्ति से पुनः वो सभी सूचनाएं दोबारा से उससे कही जाती हैं प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसे में ये जो सूचनाएं उसने अभी पूर्व में दी थी उनका रीवेरिफिकेशन भी हो जाता है और पूर्व में जो उसने सभी बातें बताई और दोबारा जो उसने रिपीट की वो इन्फॉर्मेशन, उनका मिलान करके उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कंसिस्टेंट हैं उनको वहाँ पर चिन्हित किया जा सकता है और उनकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो कॉग्निटिव इंटरव्यू है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है और आगे चल करके दिस कॉग्निटिव इंटरव्यू उसमें एक और टेक्निक को जोड़ा गया और उसको फिर नाम दिया गया एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू टेक्निक, और ये एक प्रकार का रिवाइज्ड वर्जन है ऑफ द कॉग्निटिव इंटरव्यू विच वाज डिजाइंड बाय फिशर एंड जीजमैन। तो इन्होंने जो कि एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू को इन्होंने इसको हम कह सकते हैं डिज़ाइन किया। तो इसमें जो प्रमुख उन्होंने कंपोनेंट्स जो ऐड किए इन द कॉग्निटिव इंटरव्यू वो था पहला रेपो बिल्डिंग, और यहाँ पर ये देखा गया कि जो आई विटनेस है जिसको हम यहाँ पर ऑब्जर्वर की संज्ञा दे रहे हैं, ये आई विटनेस कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है और कई बार ये आई विटनेस खुद भी एक विक्टिम होता है और ऐसे केस में इसने चूंकि अभी अभी एक क्राइम को एक्सपीरियंस किया है और ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरा है, तो ऐसे में उसका किसी पर ट्रस्ट होना या किसी को अपने जो भी रियलिटी है, जो फीलिंग्स हैं उसको उससे शेयर करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करे या उसके साथ एक बॉन्डिंग वो फील करे, और इसके लिए रेपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू है उसमें देयर इज़ अ फोकस ऑन बिल्डिंग रेपो विद द आई विटनेस, यानी कि वो व्यक्ति जो उससे सूचना कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो इंटरव्यूअर है, एक्सपर्ट है, कोई हम कह सकते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है या कोई पुलिस पर्सनल है, कोई भी व्यक्ति जो उससे सूचना निकाल रहा है या उससे सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दैट इज टू बिल्ड रेपो विद द आई विटनेस। देन अनदर इज हाई एंजाइटी स्टेट, एंड हाई एंजाइटी स्टेट बिकॉज अभी हमने जैसी बात की कि जो आई विटनेस है यदि वो खुद भी एक विक्टिम है उस केस में, तो उसकी जो स्टेट ऑफ जो उसकी अभी मेंटल स्टेट होगी वो हाईली एंशियस होगा और उसके अंदर अभी इस प्रकार की स्टेट होने की वजह से जो उसकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है। तो ऐसे में उस ट्रॉमेटिक इवेंट के एक्सपीरियंस की वजह से वो इंडिविजुअल बहुत ही हाई लेवल ऑफ एंजाइटी फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसे में उसकी इस प्रॉब्लम को समझते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंजाइटी के लेवल को रिड्यूस करना, उसको काम डाउन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है विच हैज़ बीन एडेड इन द एनहांस्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू टेक्निक। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो आई विटनेस साइकोलॉजी है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स उससे रिलेटेड हमने आज उसकी चर्चा की, जिसमें हमने ये देखा कि ओवरऑल किस तरीके से साइकोलॉजी का यूज़ करके, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी थियरीज़ का यूज़ करके हम जो ओवरऑल आई विटनेस जो टेस्टिमनी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं, उसके द्वारा जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी को हम इंश्योर भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी। तो आज हम अपने इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस सत्र की समाप्ति पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।